आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो कक्षा 9 का जो गणित विषय है उसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की चर्चा एक बार पिछले वीडियो में आप लोग के सामने हो चुका था। आज हम लोग उस पाठ्यक्रम का जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इस संख्या पद्धति की चर्चा करेंगे। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो संख्या पद्धति में पहले कुछ पीछे की चीज़ें हम लोग देख लेते हैं जो आप लोग 6, 7, 8 में पढ़कर आए हुए हैं, जिसमें आपका पहला आता है हम लोग नंबर, कुछ नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसे आपका पहला नंबर जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, इसको आप लोग पढ़ के जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है, किसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर है, कैसे हम पहचानेंगे इसकी नेचुरल नंबर है। तो इसकी पहचान और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक ये वैरी करता है, कहाँ से कहाँ तक इसकी परिसीमा है, इसको जानने की सबसे जरूरी है। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या आपका जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 टाटा कहाँ से आता है आपका अनंत तक जाता है। ये क्या है, इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं अनंत, या फिर बोल सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसको दो चीजों से जानते हैं, पहला है तो आपको अनंत बोलेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट, या फिर अपरिभाषित। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कि 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। अनंत का मतलब ये होगा कि हमको इसकी जो उच्च सीमा है, जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी, उसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, यानी वो संख्या क्या है, अज्ञात है, वो संख्या हमें ज्ञात नहीं है। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्योंकि यह 1 से शुरू होता है, तो इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गया। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका अनंत हो जाएगा या फिर अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, और एक चीज, प्राकृतिक संख्या को हम लोग एक सिंबल लेते हैं, नेचुरल नंबर होता है, इसलिए इसको कैपिटल एन से लिखते हैं। इसे लिखते हैं कैपिटल एन से लिखते हैं। सिंबल जानना जरूरी है क्योंकि सिंबल का बार बार यूज होता है आगे चल के। ठीक है, तो वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को एन से लिखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, अपरिभाषित होती है। ठीक, दूसरा संख्या आप लोग पढ़े हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या होल नंबर, ये क्या होता है, तो ये जो प्राकृतिक संख्या है, अगर इस प्राकृतिक संख्या में हम 0 भी सम्मिलित कर दें, शून्य को भी उसमें मिला दें, तो जो नंबर सेट बनेगा, तो जो संख्या का संग्रह होगा, उस संख्या संग्रह को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी पूर्ण संख्या को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, इसी में हम 0 मिला देते हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो ये देखिए इतना ये प्राकृतिक संख्या था पहले से ही, इसी में क्या मिलाएगा 0, तो जो संख्या संग्रह हुआ, जो संख्या नंबर सिस्टम बना, वो नंबर सिस्टम क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या को कैपिटल W से व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, अपरिभाषित या फिर अनंत हो जाएगा। ठीक, तीसरी संख्या आप लोगों ने पढ़ रखा है पूर्णांक। क्या पढ़ा, पूर्णांक, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर, इंटीजर्स, पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए
अगर हम होल संख्या, ये देखिए होल संख्या क्या, 0 से लेकर अनंत तक, होल संख्या में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक ले लें, पूरी संख्या जो प्राकृतिक संख्या है पूरी संख्या का ऋणात्मक ले लें और उसको होल संख्या में मिला दें, तो जो संख्या मिलके आएगी वो क्या कहलाएगा, आपका पूर्णांक कहलाएगा। यानी अगर हम मिला रहे हैं, देखिए पूर्ण संख्या आपका ये, ठीक, इसमें हमें क्या मिला देना है, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक। तो प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 डॉट डॉट कितना है -∞। इधर से यहाँ तक जो है ये क्या है, -n मतलब प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है। तो हम जब पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक दोनों को मिला करके लिखते हैं, तो जो नंबर सिस्टम बनता है वो आपका पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक, तो इंटीजर्स आपका इसी बेस पे दो तरह का हो जाता है। इंटीजर आर टू टाइप्स, एक क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक क्या होता है धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, उससे पहले पूर्णांक को हम लोग किस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूर्णांक को हम लोग कैपिटल IRZ, ठीक है, आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पूर्णांक। तो पूर्णांक, अब इसमें भी दो तरह के पूर्णांक, ये जो है आपका -1 से लेके -∞ तक, ये क्या ऋणात्मक है, तो इसको I के ऊपर ऋण लगा देते हैं, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और ये 1 से लेके अनंत तक, इसको I के ऊपर धन लगा देते हैं, मतलब ये प्लस लगा देते हैं कि ये कैसा धनात्मक पूर्णांक, यानी आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। और ये क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर्स, ये क्या हो गया आपका निगेटिव इंटीजर। इंटीजर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक, पॉजिटिव को हम लोग I प्लस और निगेटिव को I माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। ठीक, अब बीच में बच गया आपका शून्य, शून्य आपका यहाँ बचा। हमने -1 से लेकर -∞ तो निगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक बोल दिया, 1 से लेके अनंत तक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक बोल दिया, बीच में आपका बच जाता है शून्य। तो शून्य एक, शून्य भी क्या पूर्णांक है, बट शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इस चीज को जानेंगे, शून्य क्या है, शून्य ना ही धनात्मक होता है, ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव ना निगेटिव, बट इंटीजर है ये। ठीक है, तो शून्य एक विशेष है, ये ना धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा। चलिए, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ रखा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या पढ़ते समय पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वह संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, वो आपका परिमेय संख्या कहलाता है, जहाँ Q का मान शून्य ना हो। ठीक, और P तथा Q कोई दो पूर्णांक होते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो जो संख्या P/Q Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ Q क्या होगा, 0 नहीं हो सकता। तो ये चीज देखिए, Q के बारे में कहा जा रहा है, Q 0 नहीं हो सकता, मतलब क्या होगा कि P 0 हो सकता है, ऊपर वाली संख्या हम 0 लिख सकते हैं, नीचे वाली संख्या पर कभी 0 नहीं होगा। तो अगर इस तरह से हम लिख सकते हैं तो परिमेय वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाती है। अब एक चीज और पूछा जाता है कभी कभी कि P और Q क्या है, P और Q क्या है, व्हाट इज P एंड Q। तो P और Q कोई दो पूर्णांक हैं, और
ऐसे पूर्णांक होते हैं कि p और q में कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। p और q का जो कॉमन फैक्टर है उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। जैसे हमने लिखा 3/2, 3/2 हमने लिखा तो 3 का मान हो गया आपका p/q के बराबर है, तो p बराबर हो गया 3 और q बराबर हो गया 2। ठीक, तो इन दोनों में, और दोनों क्या पूर्णांक हैं, ये दोनों क्या हैं पूर्णांक हैं। तो इसमें जो होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, क्योंकि 3 को आप लिखेंगे क्या, 3 को लिख सकते हैं 1 × 3, 2 को लिख सकते हैं 1 × 2। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है कॉमन फैक्टर जो होगा वो केवल एक होता है p और q में, और p तथा q कोई पूर्णांक होते हैं यहाँ, और q के साथ क्या रिस्ट्रिक्शन है कि q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक, अब इसके बाद आपने पढ़ रखा है अपरिमेय संख्या। ये सब पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर पढ़ लेंगे क्योंकि संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है, तो इन्हीं से जुड़ा हुआ इसमें आपको क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसकी इंग्लिश क्या होती है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। इसको भी आपने पढ़ा। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। The number which cannot be written in the form of p/q is known as irrational number। ठीक, तो ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में ना लिख सकें उससे सभी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के बेस पे √3, √2, √5, पाई etc। ठीक, और इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में जिसको नहीं लिखा जाएगा वो सभी आपकी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो ये चीज पढ़ चुके हैं आप। इसके बाद एक संख्या और पढ़े होंगे हम लोग, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्याओं का संग्रह। सारी संख्याओं को एक में मिला दिया जाए तो जो संख्या समूह बनता है, जो नंबर सिस्टम बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक, यानी वास्तविक संख्या में आपका प्राकृतिक संख्या भी आता है, पूरा पूरा जो है पूर्ण संख्या भी आता है, पूर्णांक भी आते हैं, परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं। तो कैपिटल R हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेके आपका 1/2, 1, 1/2, 1, √2, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं, 1/3, -2, -3, माइनस, सॉरी ये माइनस में रिप्लेस कर दिए, 2, 3, इन्फिनिटी, इस तरीके। यानी इसमें आपका पूर्णांक भी आता है, परिमेय भी आते हैं, अपरिमेय भी आते हैं, इंटीजर, सारे नंबर इसमें आते हैं। सभी नंबरों के समूह को ही लोग हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इसको हम लोग आज से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पिछले क्लास में सभी संख्याओं का एक मोटा मोटा परिचय, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे हमें इस चैप्टर में मेनली जो पढ़ना है वो हमें वास्तविक संख्या और परिमेय अपरिमेय संख्याओं से संबंधित समस्याओं को हल करना है, उनको जानना है। क्या करना है, सबसे पहले वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे,
या फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है उसको कैसे पहचानेंगे, परिमेय को दशमलव में बदलना है और दशमलव को परिमेय में बदलना है, इस तरह की समस्याएं हमको यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहले अब आते हैं हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। अगला हमारा नियम है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले यदि x तथा y दो परिमेय संख्या हैं, दो परिमेय संख्या इस प्रकार हैं कि x लेस देन y, तो इनके बीच परिमेय संख्या बराबर x प्लस वाई अपान 2 होता है। क्या लिखा यदि x तथा y कोई भी दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं और दोनों किस प्रकार है कि एक संख्या बड़ा है दूसरा संख्या छोटा है, मतलब x लेस देन y, मतलब क्या हुआ x छोटा है y से, मतलब दोनों संख्या जो दी गई उसमें एक संख्या दूसरी संख्या से क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो है x को छोटा कर दिया गया, y को बड़ा कर दिया गया, यानी जो पहले आएगा वो छोटा होगा, जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा। तो अगर इस तरह से दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं और उनके बीच में हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो हमें एक परिमेय संख्या उनके बीच में ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अब अगर आपको यहाँ एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी तब तो आप सीधे सीधे दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे, आपको एक परिमेय संख्या मिल जाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, इससे भी हम निकाल सकते हैं या फिर इसके लिए एक अन्य मेथड भी है। इससे कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इससे निकालने के लिए करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल लेते हैं, पहले समझते हैं। 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात कीजिए। देखिए x का मान कितना हो गया, 2 हो गया, y का मान कितना हो गया, 3 हो गया, x क्या है, y से छोटा है। ठीक, जो क्वेश्चन देगा सेटिस्फाई करो, तो परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, तो परिमेय संख्या बराबर 2 + 3/2 क्या आ गया, 5/2। ये हो गया परिमेय संख्या। अब यहीं पे अगर हम एक ना लिख देते 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो 3 पहला हम तो ऐसे निकालते हैं, यहाँ पहला लिख रहे हैं, पहला परिमेय संख्या। ठीक, पहला परिमेय संख्या ये हो। अब जब दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि ये 2 था, ये 3 था, इनके बीच में परिमेय संख्या में 3 ज्ञात करना। एक परिमेय संख्या हमने 5/2 ज्ञात कर लिया, इनके बीच में है। अब हमें फिर दूसरा परिमेय संख्या निकालना है, तो चाहे हम इन दोनों के बीच में निकालें या फिर हम इन दोनों के बीच में निकालें,
मतलब क्या होगा कि आप इसको x ले लें, इसको y ले लें, या फिर इसको x ले लें और इसको y ले लें, इन दोनों के बीच में फिर हम वही फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 5/2 बटे 2, तो 2 दूनी 4, 5 9, 9/4 हो गया। हमने इनके बीच में निकाला तो यहाँ आ गया देखिए 9/4 आ गया। ठीक, अब हम फिर इसको भी लेके निकाल देंगे। अब आप जो है तीसरा परिमेय संख्या निकालना है, तो चाहे आप इन दोनों को लेके निकालिए या इन दोनों को लेके निकालिए या फिर इन दोनों को लेके निकालिए, किसी को भी दो को ले लीजिए। ठीक है, तो तीसरा परिमेय संख्या ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5/2 + 3, हमने लास्ट वाले को ले लिया है, तो 2 3 6 5 11, 11/4 हो जाएगा। तो 11/4 आपका इनके बीच में निकल गया। तो इस तरह से कुल आपको ये 3 परिमेय संख्याएं आपने ज्ञात कर लिया, 9/4, 5/2, 11/4। इस प्रोसेस से भी हम निकाल सकते हैं। चलिए, और एक चीज तो ये हो गया है पहला मेथड। ठीक, और आपने पिछले क्लास में 8 में भी परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में ज्ञात किया, वहां भी एक मेथड आपका था। उस मेथड से आप लोग कैसे निकालते थे ये आपको पता है, कैसे निकालते थे। जैसे हमने कहा 3 निकालना है, तो 3 निकालना है तो 3 से 1 बढ़ा लेते थे, 4 ले लेते थे, 4 से क्या करते थे, अंश और हर दोनों में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते थे जो संख्या दी गई जिनके बीच में ज्ञात करना है। ठीक है, कुल परिमेय संख्या जो ज्ञात करना है आपको 3। ठीक है, तो 3 + 1 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 3 संख्या ज्ञात करना है, तो इसलिए 2/4 गुणे 4 यहाँ भी हो जाएगा, तथा 3 4/4, ये हो गया 8/4 और ये हो गया आपका 12/4। 8/4 और 12/4 इन्हीं के बीच में संख्या ज्ञात करना है आपको। इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर 9/4, 10/4 और 11/4। ये 3 संख्याएं के बीच में निकालेंगे। तो ये आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब एक तीसरा मेथड जो हम बताते हैं आपको कि 2 से अधिक परिमेय संख्याएं जब ज्ञात करनी है x और y के बीच में, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, तो एक d निकालते हैं। d = होता है y - x/n + 1 तथा परिमेय संख्याएं = x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d डॉट। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, जहां n कुल परिमेय संख्याओं की संख्या है। क्या है, कुल परिमेय संख्याओं की संख्या। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, x और y 2 परिमेय संख्याएं दी रहेंगी और इस प्रकार दी गई हैं कि x < y है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम अलग क्वांटिटी लेते हैं d निकाल लेते हैं। तो d कैसे निकलेगा, y - x बटे n + 1। n क्या है, जितनी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। जैसे अगर यहाँ हमने कहा था पहले क्वेश्चन में 3 ज्ञात करना है, 4 ज्ञात करना है, 5 ज्ञात करना है, तो n का मान उसी हिसाब से हो जाएगा। अगर 3 ज्ञात करना है तो n का मान 3 हो गया, 4 ज्ञात करना है तो n का मान 4 हो गया। मतलब n क्या है, कुल परिमेय संख्याओं की संख्या, मतलब जितनी परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने हैं उनकी संख्या है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो उससे n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें d मिल जाएगा।
और डी मिल जाएगा तो हम परिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे। अगर एक परिमेय संख्या लिखना है तो x प्लस डी होगा, दो लिखना है x प्लस टू डी हो जाएगा, मतलब ये दोनों हो जाएंगे। तीन लिखना है तो तीसरे में x प्लस थ्री डी आएगा, चौथे में x प्लस फोर डी, पांचवा लिखना है तो x प्लस फाइव डी, सिक्स लिखना है तो x प्लस सिक्स डी। मतलब जो जितने नंबर लिखने हैं उतने भी x में ऐड होते चले जाएंगे। तो यहाँ से हम परिमेय संख्या ज्ञात कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपका था 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले डी निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 बटे कितना निकालना है 3, तो n का मान कितना हो गया 3, तो 3 प्लस 1 तो कितना हो गया ऊपर 1 बटे 4 हो गया। ठीक, डी का मान कितना है 4 बटे 1 बटे 4। तो परिमेय संख्याएं बराबर पहला क्या है x प्लस डी, x कितना होगा 2 है, 2 प्लस 1/4। दूसरा कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1/4। तीसरा कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1/4। रेडी था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए 2 प्लस 1 बटे 4, तो 4 दूनी 8 1 9, तो क्या आएगा 9 बटे 4 आएगा। यहाँ से देखिए ये आपका कैंसिल भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे 2 हो गया। यहाँ आपका 3 बटे 2 प्लस 3 बटे 4, तो 2 चौक 8, 8 3 11, तो 11 बटे 4। इस तरह से 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। तो ये आपका तीसरा मेथड है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो इन आप जो पिछले क्लास में लगाते थे उसको आप यहाँ नहीं अप्लाई करेंगे, आप x प्लस वाई बाई 2 वाला अप्लाई करेंगे या तो ये डी वाला अप्लाई करेंगे। इन दोनों मेथड से आप परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए तो ये हो गया हमारा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, एक या एक से अधिक। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। क्या होता है अपरिमेय संख्या पे आते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक, अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers on number line। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers on number line, अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में ना लिख सकें, वो आपका अपरिमेय संख्या होता था। ठीक, तो अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा ज्योमेट्री की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण की सहायता से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल हमने पहला लिया √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक, रिप्रेजेंट √2 ऑन ए नंबर लाइन। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री का रखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन एक हम ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले एक हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, अब इस संख्या रेखा पर कोई एक पॉइंट हम फिक्स कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं 0 होता है। अब इससे हम राइट साइड में कहते हैं यूनिट डिस्टेंस, इकाई दूरी लेते हैं। 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, इकाई दूरी लेते हैं, तो जहाँ तक इकाई दूरी जाएगा यूनिट डिस्टेंस जाएगा वहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे।
ये हो गया। अब इस पॉइंट पे, इसको हमने नाम दे दिया ए दे दिया। अब इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे हमें 90 अंश का कोण बनाना है। अब 90 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, चाहे आप जो है कंपास के हेल्प से बना सकते हैं या फिर प्रोटेक्टर के हेल्प से बना सकते हैं अलग प्रकार, या फिर चांदी की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के लिए अगर आप कंपास से बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको केंद्र मानेंगे, ए को केंद्र मानेंगे सेंटर, और एक जो है उसमें कंपास में एक आर्क ले लेंगे, उससे एक आप यहाँ पे आर्क लगा करेंगे। सेम आप कट करते हैं तो ये 120, फिर इसका क्या करते हैं, बाइसेक्टर करते हैं, ठीक है, इसका हम बाइसेक्टर करते हैं तो यहाँ पे, तो ये आपका जो है 90 डिग्री करेंगे, यहाँ पे बन के आ जाएगा। या फिर प्रोटेक्टर से बना देंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा, कोई एक जो है आर्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब जब ये 90 बन जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए से इस पे यूनिट डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस इस पे लेंगे, सपोज यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस लेंगे और इसको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से इस पॉइंट को से इसको मिला देंगे, ठीक। तो ये भी कितना आपका यूनिट है, इसको हमने बी नाम दे दिया, ठीक है। इसको ऊपर वाला पार्ट मिटा देंगे, इरेज कर देंगे, पेंसिल से आप बनाएंगे पहले, उसके बाद में बाद में इरेज कर देंगे, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए अब देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 1, और एक त्रिभुज का एक त्रिभुज बन गया आपका ओ ए बी क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया। और कैसा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना, क्योंकि एक कोण कितना है आपका 90 अंश है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 होता है वो आपका समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज में कुछ खासियत होती है, क्या होता है कि जो 90 अंश कोण के सामने वाली भुजा होती है उसका एक स्पेसिफिक, एक विशेष नाम होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं, कर्ण, हाइपोटेन्यूज इंग्लिश होती है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक। और बाकी दो भुजाएं जो हैं, जो साइड्स हैं ए बी और ओ ए, इसमें अगर आप इस एंगल के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। और थर्ड साइड जो आपका बचता है, इसको हम लोग आधार बोल देते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का एक विशेष नाम होता है, ठीक है। अच्छा, इससे एक सूत्र हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं 7-8 से ही, 6 से ही, उसका नाम आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये होता है आपका कर्ण का वर्ग, इसका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो चलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, इस कर्ण OB को ज्ञात करना है, क्योंकि OB आपको ज्ञात नहीं है, OA एक है, AB एक है, ये हमें ज्ञात है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होता है, 1, तो ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। तो देखिए जब इधर हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये जब दूसरे साइड में जाता है तो 1 अपान करके जाता है, तो ये कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है कर्ण अंडर रूट, तो कर्ण कितना आपका निकल के आ गया √2, ये कितना है √2, तो ये √2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस कंपास लेंगे और इसको हम जो सेंटर मानेंगे, O को सेंटर मानेंगे, और OB उसमें कंपास में डिस्टेंस लेंगे, और O को सेंटर मान के एक यहाँ से आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है, एक चाप खींचेंगे। ये चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पे काटेगा वहीं पे आपकी संख्या होगी, वहीं पे आपका, जैसे हमें √2 को दिखाना था तो वही पॉइंट क्या होगा, √2, ठीक। तो ये प्रोसेस है।
अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने का। ठीक, मेरे समझ में आया होगा। आइए एक और लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, इसी बेस पे। इस बेस पर अब की बार हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और हम ले लेते हैं रूट 3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ पे अब हम जो अनर्गल चीजें उसको मिटा देते हैं। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो संख्या रेखा लेते हैं। ये हो गया आपका संख्या रेखा, ये हो गया आपका O, और ये पॉइंट हमने गिवन डिस्टेंस ले लिया, ये पॉइंट हो गया A। इस पे आप 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये आपका यूनिट डिस्टेंस, इसको यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, ये हमने कह दिया B, ये कितना 1 लेंगे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा √2, पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक, अब हमें √3 को दिखाना है, तो हम यही प्रोसेस अब B को सेंटर मानेंगे और इस OB के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, मतलब आप इस तरीके से इधर बढ़ा देंगे और ये कोण कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इसको आप प्रोटेक्टर से मेजर करके बनाएंगे या फिर कंपास से बनाएंगे। ठीक, प्रोटेक्टर। तो ये भी कितना होगा, यूनिट डिस्टेंस लेंगे और इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो ये भी आपका 1 है, ये C हो गया। तो अब देखिए एक त्रिभुज है OBC, तो उसमें OC क्या हो गया, कर्ण हो गया, BC क्या हो गया, लंब हो गया, और OB क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पे फिर हम पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे कहाँ पे, त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग लंब का, ये तो फार्मूला वही रहेगा। चलिए, कर्ण का वर्ग लंब कितना आपका 1 है, 1 का स्क्वायर। आधार कितना √2, तो √2 का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग होल स्क्वायर, 1 + 2 हो गया इधर, तो कर्ण का वर्ग बराबर 3 हो गया। तो कर्ण बराबर √3, मतलब ये क्या होगा, ये √3 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, आप O को केंद्र मानेंगे कंपास में अलग अलग प्रकार में, और OC डिस्टेंस ले लेंगे और एक चाप लगाएंगे, एक आर्क खींचेंगे आप। फिर ये संख्या रेखा को कहीं ना कहीं कट करेगा। तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वहीं पे आपका उभयनिष्ठ वैल्यू होगा √3 होगा। ठीक, तो इसी प्रोसेस से आप सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। जो आप √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इस तरीके से जो भी होंगे वो आप निरूपित करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा का निरूपण। चलिए आते हैं अब दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, दूसरा टॉपिक वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं का परिचय हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्नावली दिया है। वास्तविक संख्याओं का परिचय आपको बताया जा चुका है। उसके बाद वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करना है। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करना है। उससे पहले आपको एक प्रश्नावली दे रखा है, तो इस प्रश्नावली को आप लोग हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 दिया है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसको हम ऐसे आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सत्य असत्य छांटना है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। बिल्कुल सही है आपका। शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, सत्य है। इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी क्या है, सत्य है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है। अनंत परिमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
फिर दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 4 पार्ट दिए गए हैं, इसमें 2-2 संख्याएं दी गई हैं, इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है और एक परिमेय संख्या ही ज्ञात करना है। तो आप x + y/2 वाला फार्मूला लगाएंगे और उससे जल्दी जल्दी आपका निकल जाएगा। फिर आपको नीचे तीसरे क्वेश्चन में दिया गया, निम्न परिमेय संख्याओं में बीज परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको 4-5 अलग अलग दिया, किसी में 4 निकालना, किसी में 5, तो आप क्या लगाएंगे, d वाला फार्मूला लगाइएगा। d = y - x/n + 1, वहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी, फिर x + d, x + 2d, x + 3d, इस तरह से करके आप जितने भी संख्याएं पूछ रहा है उन संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें भी आपको सत्य असत्य करना है और उसका रीजन, उत्तर की पुष्टि भी करनी है। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय संख्या। तो ये सत्य है। वास्तविक संख्या में क्या होता है, सारी संख्याएं आती हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सभी आते हैं। तो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, जितने भी पूर्णांक हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो अपरिमेय तो ऑलरेडी होता ही है, यानी वास्तविक संख्या में सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या ही होती हैं। तो ये आपका क्या है, सत्य है। √7 एक अपरिमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। ये क्या है, असत्य है। √7 अगर अपरिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या भी वो है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आती हैं। 4 एक वास्तविक संख्या परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी सत्य है, क्योंकि 4 वास्तविक तो है लेकिन 4 परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। ये क्या कह रहा है, अपरिमेय कह रहा है, इसलिए असत्य है। निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। √5, √17, √10, √3। तो हमने यहाँ 2 संख्याओं को एग्जाम्पल लेके बताया था, √2, √3। इसको भी आप उसी तरीके से प्रदर्शित करेंगे। बाकी की चीजें अगले वीडियो में। थैंक यू।